नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। इसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन किया जाएगा। प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है। अब अगर आप पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। अब प्रश्न है कि किसी अवतल की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य अक्ष से x बराबर खाली स्थान फोकस पर स्थित होगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो दिया हुआ है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, r बराबर जो फार्मूला हम लोग जानते हैं -2f होता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर -2f होता है। फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा -r/2 यानी -12/2 यानी -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विद्युत मोटर में विभक्त बल प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, मोटर की कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल एक सही है। विद्युत मोटर में विभक्त बल प्रयुक्त होते हैं। अब विद्युत मोटर को कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं नहीं बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। कौन सा हाथ का, तो बाएं हाथ के नियम से। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें उच्च चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन यांत्रिक ऊर्जा में होता है। अगला है, सूर्य से आने वाली किरण वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग खाली स्थान होता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 मिनट बाद। सूर्य से आने वाली किरण वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद होता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य अपवर्तन के कारण ऊपर उठा दिखाई देता है, जिसके कारण दिन और रात के समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अपवर्तन प्रकाश की वह घटना है जिसमें प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाते अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण है स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना, जल में टेढ़ी रखी छड़ी मुड़ा दिखना, आकाशीय पिंडों को बड़ा दिखना, जल में तैरती मछली का ऊपर उठा दिखना और तारों का टिमटिमाना। ये सभी जो है अपवर्तन के उदाहरण है। निम्न में कौन से विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम अपवर्तनांक 1/3 में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री है और अपवर्तन कोण y डिग्री है। अनुपात sin y बटा sin x का मान क्या होगा, तो म्यू बराबर होता है sin i बटा sin r यानी sin x बटा sin y होता है। तो sin y बराबर बटा sin x बराबर हो जाएगा 1/μ बराबर 1/1.3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि कार्बन C4- बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः होगी। तो C4- बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, देखिए C4- बराबर 6 + 4 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन और कितना होगा प्रोटॉन, 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन से ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग है, आइए देखते हैं कौन सा उपयोग है। पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए बिल्कुल सही। क्लोरोफॉर्म के विनिर्माण के लिए सही। ऊन को असंकुचनीय बनाने के लिए ये भी सही। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तीनों होगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर में Cl- क्लोरीन आयन मुक्त होता है जो विरंजक गुण प्रदर्शित करता है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है पीएच में पी जर्मन भाषा में पोटेंज को निरूपित करता है, जिसका अर्थ है शक्ति। पीएच पैमाना स्केल पर हम सामान्यतः 6 से 16 तक पीएच माप सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कथन 1 तो सत्य है लेकिन 2 सही नहीं है, क्योंकि जो हम स्केल है वो 0 से 14 तक ही मापते हैं। और पीएच बराबर जो हमारे पास होता है -log10 H+ कंसंट्रेशन। संख्या 2, 7, 3, 9, 6, 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में कितना अंतर है, तो 3 का अगर हम स्थानीय मान की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 के बाद जितना दाहिने तरफ रहेगा उतना 0 हो जाएगा, यानी ये 3 संख्या है
तो 3 शून्य हो जाएगा। और अगर मान लिया कि इसके बाद किया जाए इसका अंकित मान, तो अंकित मान कितना होगा, खुद 3 ही होगा, तो इसमें से 3 घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 2997। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि 3x2 + kx + k = 0 का कोई समाधान नहीं है तो k का मान निम्नलिखित में किसके अनुसार होगा। अब कोई हल नहीं का मतलब होता है b² - 4ac < 0 होना। जहाँ पर a बराबर दिया हुआ है 3, b बराबर दिया हुआ है k और c बराबर दिया हुआ है k, तो b² - 4ac < 0 तो मान रख दीजिए k² - 4 × 3 × k < 0 हो जाएगा k² - 12 k < 0। तो k कॉमन ले लेते हैं, k - 12 < 0, तो ये 0 से लेके क्या है 12 तक रहेगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा ए। सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। तो आइए देखते हैं कि निरक्षर लोगों की संख्या कितना है। 50 + 100 + 100 + 90 बराबर कितना हो जाएगा 340 लोग। कितना है 340 लोग है। अब 20 शहर की जनसंख्या कितना है, 20 शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 200 + 100 बराबर कितना हो जाएगा 300। और 4 शहरों की कुल जनसंख्या कितना है, तो 200 + 300 प्लस कितना हो गया 150 + 120 बराबर 770। अब 4 शहरों में निरक्षर लोगों को प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 340 बटा 770 गुना 100 निकल जाएगा 44.2%। कितना निकल जाएगा 44.2%। आंसर ए होगा। 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 900। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना 1, 2, 3, 4, 1 पे कितना 4 शून्य हो जाएगा। इसमें क्या करना है हमको 9 से भागा दे देना, एक बार में ये जाएगा तो कितना होगा ये 900, ये आ जाएगा कितना 100 और उसके बाद हमारे पास कितना है एक और शून्य इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा एक और हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक बार में करेंगे तो 900, ये बचेगा 100, 100 शेष बच रहा है। यानी 5 अंकों की छोटी संख्या जो 10,000 है उसमें से क्या करना है कि 900 - 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,800। यानी 10,800 जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 100 घटा देंगे तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। 100 कितना में 900 जोड़ेंगे उसमें 100 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10,800। 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है। 75 और 405 के बीच, तो 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्या जो है वो है 100, 101, 102 से लेके 404 तक। तो 3 अंकों की कुल संख्या जो होगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1 होगा। यानी अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1 होगा, क्या जो है वो 3 अंकों की कुल संख्या बराबर, यानी हो जाएगा 404 माइनस 100 प्लस 1 यानी कितना 305। 100 इसलिए किए कि 3 अंकों की संख्या है जो 100 जो है 101 से शुरू हुआ है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 305। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ देखिए W से C गया +6 और C से +6 जाएगा तो क्या आएगा I होगा। अब I से +6 O होगा, O से +6 करेंगे तो U होगा। ठीक नीचे देखते हैं तो G से W गया है -10, W से अब -10 जाएगा तो क्या होगा वो M होगा। यानी हमारे पास I और M आ गया, इसी से आंसर आ जा रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में इस शब्द को इस तरह लिखा गया है, स्क्वायर को इस तरह लिखा गया है, उसी कूट भाषा में लॉ शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए G लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है और ये कैसे फिर से लिखा गया है। D जो हमारे पास है वो यहाँ आ गया है, A जो है वो कहाँ गया है D के बगल में A है, L कहाँ पे है तो यहाँ पे है और G जो कहाँ है यहाँ है। तो यहाँ पर Z जो है वो एक्स्ट्रा आया है
उसी तरह अगर इसमें देखते हैं तो एस जो है यहाँ पे है, सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, आर जो है वह सेकेंड लास्ट में है। तो हमें देखना है कि जेड तो एक्स्ट्रा कॉमन है, तो जेड तो हमेशा हर शुरुआत में होगा, जेड ये हो जाएगा। और शुरुआत का जो लेटर होता है वो कहाँ होता है, सबसे लास्ट में होता है। तो जेड शुरू में होगा, एल जो होगा वो लास्ट में होगा। तो हमारे पास इसी से तो आंसर आ जा रहा है कि डी होगा। लेकिन फिर भी अगर देखते हैं कि सेकेंड जो ओ होता है वो कहाँ जाता है, वो सेकेंड में ही जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ होगा। उसके बाद एस कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा टी कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ये डी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आइए देखते हैं। 7 21 3 से गुना किया गया है, 21 प्लस क्या किया गया है, 4 किया गया है। अब क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए। एक बार गुना फिर जोड़ फिर गुना, तब 25 से 125 प्लस अब क्या होना चाहिए, 6 होगा तो 131, 131 गुना 7 होना चाहिए तो 917 आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी 125। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो जब हमें चिन्ह को बदलेंगे कौन सा, तो गणितीय समीकरण पूरा होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए। ये बोर्ड मास पे है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। जब बदलिएगा तो हमारे पास जो आएगा समीकरण वो इस तरह का आएगा। आंसर हो जाएगा कितना, ए। दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को mn पर रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वर्ष 2024 में निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर को किया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया है। तो इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा CN राव। CN राव को नहीं किया गया है, क्योंकि इस साल जो किया गया है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंह राव और MS स्वामीनाथन को। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जापान में आयोजित किया जाएगा। और जापान के किस शहर में, नागोया शहर में। 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन 2023 में चीन के हांगजोंग शहर में खेला गया था। पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चींटी के काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट युक्त खाली स्थान विलयन को रगड़कर निष्प्रभावित किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैलामाइन विलयन को। चींटी के काटने से उत्पन्न अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या जिंक कार्बोनेट युक्त कैलामाइन विलयन को रगड़कर निष्प्रभावित किया जाता है। कैलामाइन जिंक का अयस्क है। कैलामाइन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ZnCO3 होता है। अब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। चींटी के डंक से में जो होता है फॉर्मिक अम्ल वो एसिड होता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव के किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H और O तत्व से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। एक पिंड पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका गया, यह उच्चतम ऊंचाई 20 मीटर तक 5 सेकंड में पहुंचता है। यह वापस पृथ्वी पर कितने समय में आएगा। तो एक पिंड के ऊपर जाने व नीचे आने में लगा समय जो होगा वो क्या होगा, T1 बराबर T2 बराबर एक समान ही रहेगा, तो 5 सेकंड। अब पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर ऊपर जाने में वेग जो है -g प्लस से घटता है, तथा ऊपर से नीचे आने पर प्लस GT से जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। -GT से क्या होगा, घटता है, और प्लस GT से बढ़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन 23 के बी। क्या हो जाएगा, बी, 5 सेकंड। पृथ्वी पर कितने समय आएगा, 5 सेकंड। पुष्प को इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय। पुष्प का अंडाशय भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनकगो बिलोबा। जिनकगो बिलोबा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। जीवित जीवाश्म मुख्य रूप से जीवित जीवों और विलुप्त नमूनों के जीवाश्मों के समानता और अंतर वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किए जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए,
एक और थर्ड जो हो जाएगा स्पिरुलिना और क्लोरेला। ये जो हो जाएगा स्पिरुलिना और क्लोरेला शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग लिया जाता है। द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कैरोलस लिनियस ने। द्विपद नाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। कैरोलस लिनियस ने जीवों के वर्गीकरण में वंश और जाति के नाम का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किसमें पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटे बच्चों में पाया जाता है। यह शारीरिक गति के नियंत्रण को प्रभावित करता है। यह प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। अगला है √93 प्लस √32 प्लस √274 प्लस √225 का मान क्या होगा? तो इसे सोल्व करते जाइए, इधर से आप सोल्व कीजिए। 225 का जो अगर होगा वो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसमें 200 क्या है जोड़ना है, 274, तो ये हो जा रहा है कितना? 289। 289 के अगर अंडर रूट देखेंगे तो ये हो जाएगा 17, और 17 में फिर क्या है ये 32 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना? 49। 49 को भी अंडर रूट कीजिएगा तो वो आ जाएगा 7, और 93 में फिर 7 जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 मान, आंसर हो जाएगा डी। दिया गया पाई चार्ट मई 2019 में ग्रीष्मकालीन शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रम चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या दर्शाता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में 300 छात्रों ने भाग लिया और शिविर के लिए प्रत्येक बच्चे को केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई। योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या संगीत और नृत्य एक साथ चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या में कितनी कम है? तो योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना है? 18% और प्लस 12%, यानी कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है संगीत और नृत्य एक साथ चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या जो है वो है 24 प्लस 16% बराबर कितना हो जाएगा? 40%। अभी बच्चों की संख्याओं में कमी कितना हो गया? तो 300 का 40 माइनस 30% कर देंगे तो निकल जाएगा 300 गुना 10/100 बराबर कितना हो जाएगा? 30। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा कि संगीत और नृत्य एक साथ चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या में कितनी कम है? तो वो होगा 30 होगा, क्योंकि वो 40% है, ये 30% है, तो 300 के 10% निकाल देना है। अगला प्रश्न है कि x प्लस 2y के होल क्यूब प्लस x माइनस 2y के होल क्यूब को सरलीकृत रूप क्या होगा? तो आइए इसे सिंपल वे में इसे तोड़ते हैं। x³ प्लस 3x² 2y प्लस 3x 2y के होल स्क्वायर प्लस 2y के होल क्यूब प्लस हो जाएगा x³ माइनस 3x² 2y प्लस 3x 2y के होल स्क्वायर माइनस 2y के होल क्यूब होगा। जब इसे और सिंपल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या? 2 इंटू x³ प्लस 3x इंटू 2y के होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2x³ प्लस 24x/² आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 माइनस 1/2 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया हुआ है √3 माइनस 1/2 अब दोनों तरफ जो है वो वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बराबर √3 माइनस 1/2 के होल स्क्वायर। ये टूट के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 √3/8 हो जाएगा। जब इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा 2 माइनस √3/4। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 2 माइनस √3/4 माइनस 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -2 माइनस √3/8 हमारे पास तो ये आ गया। और इसे थोड़ा सिंपल करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -2 प्लस √3, इसे छोटी कोष्ठ में कीजिए /8, और इसे मोड में कर देते हैं क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2/8। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकला है। उसके बाद हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है? अब टेन थीटा
इंटू कॉट थीटा निकलना है। ये प्रश्न थोड़ा लंबा जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है कितना, sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। बस इसे tan और cot का रखें सिंपल वे में, तब हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से जब इसे काट पीट कीजिएगा, क्योंकि ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, और नीचे हो गया जो sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया। अब sin थीटा इंटू cos थीटा का मान हमारे पास यहाँ आया हुआ था, तो वो मान रख देंगे, तो 1/√3 प्लस 2/8। जब इसे और कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8/√3 प्लस 2, ऊपर नीचे √3 माइनस 2/√3 माइनस 2 से गुना कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8/√3 माइनस 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा ये लंबा कैलकुलेशन है लेकिन काफ़ी सिंपल है, आंसर हो जाएगा सी। मनीष एक कार्य को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि अनिल समान कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। पूरे काम के लिए मजदूरी 390 रुपया है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो मनीष का आय क्या हो जाएगा। अब पैसा का बंटवारा कार्य के अनुपात में होता है जब सभी समान समय के लिए कार्य किया हो तो। अब मनीष जो है वो 7 दिन लगाता है और अनिल जो है वो कितने दिन, 6 दिन लगाता है। अगर दोनों की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका 42 हो जाएगा उसका कार्य जितना भी कार्य है वो, लेकिन क्षमता कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। अब दोनों मिलकर करता है 6 + 7 यूनिट एक बार, तो हो गया कितना, 13 यूनिट करता है, और वो कितना रुपया, 390 रुपया मजदूरी लेता है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 30 रुपया। अब मनीष जो है वो कितना है, वो करता है 6 यूनिट का, जो ये है 6 यही करता है, तो 30 × 6 कितना हो जाएगा, 180 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 रुपया। ओ, पी, क्यू, आर और एस एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आर एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं। एक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कह रहा है आर जो है वो एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं। अगर यहाँ पर आर है तो यहाँ पर एस हो जाएगा। क्यू जो है ओ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। क्यू जो है वो बैठा है ओ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस आर और ओ के ठीक बगल में बैठा है। एस जो है आर और ओ के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो एस हो गया यहाँ पर। पी आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। पी जो है वो आर के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी पी होगा। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष का है। सभी पुस्तकें जो है वो क्या है, प्लास्टिक है। सभी पुस्तकें जो है वो प्लास्टिक है। कुछ प्लास्टिक जो है वो क्या है, कप है। कुछ प्लास्टिक जो है कप है। और उसके बाद कह रहा है कि सभी कप जो है वो क्या है, ग्लास है। सभी कप जो है वो ग्लास है। सभी कप है जो ग्लास है। यहाँ पर ये हो जाएगा कप, यहाँ पर हो जाएगा ग्लास, ये प्लास्टिक हो जाएगा और ये पुस्तकें हो जाएगा। निष्कर्ष में कुछ प्लास्टिक पुस्तकें हैं, बिल्कुल सही। सभी प्लास्टिक कप है, गलत है। कुछ कप गिलास है, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 37 नंबर फिगर वाला प्रश्न है, काफ़ी इजी होता है, इसे आप बना लीजिएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर की बात करें तो घोड़ा स्तबल में रहता है, पक्षी कहाँ रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, घोंसला में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ष 1989 से मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। 43A में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है। बी में है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से संबंधित से है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर का चिन्ह दर्शाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उत्सर्जक का। जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें
दर्शाता है तीर का निशान किस चीज़ का, तो वो दर्शाता है उत्सर्जक का। अगर मान लिया कि ये इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये जो है वो बेस है, इस तरह का दिखाता है। अगला है मोललता, मोललिटी की इकाई क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मोल पर केजी। मोललता मोललिटी का इकाई मोल पर केजी है। किसी विलायक के 1 केजी में घुले विलेय के मोल में मान को मोललता कहते हैं। मोललता m बराबर विलेय का मोल में मान बटा विलायक का केजी में द्रव्यमान। अगला है निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, F माइनस O2 माइनस दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। किसी मूलक या आयन या परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो इसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। डी ब्रोगली संबंध के लिए निम्न में से कौन सा सही व्यंजक है, डी ब्रोगली संबंध, और इसका आंसर हो जाएगा बी, H बराबर लैम्डा बराबर H/m भी जो है वो डी ब्रोगली संबंध है। प्लांक के नियम के अनुसार होता है E बराबर h न्यू यानी Hc बटा लैम्डा। आइंस्टीन के नियम बराबर होता है E बराबर mc स्क्वायर। तो जब हम रखेंगे mc स्क्वायर बटा Hc बटा लैम्डा, mc स्क्वायर बराबर Hc बटा लैम्डा, तो लैम्डा बराबर होगा H बटा mc होगा, या C बराबर V। तो इसे ही डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। और हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ मापना असंभव है, यानी डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर इक्वल देन h/4π जो है ये क्या है, हाइजेनबर्ग है। अप्रत्यास्थ संघटन में क्या संरक्षित रहता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, संवेग। क्या रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, इसमें गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। प्रत्यास्थ संघटन में गति ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहता है। जब दो वस्तुएं आपस में टकराते हैं तो इस घटना को संघट्य कहा जाता है। निम्न में कौन से उत्कृष्ट गैस को दूषित करना सबसे कठिन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। हीलियम उत्कृष्ट गैस की दूषित करना सबसे कठिन है। यह 18वें वर्ग या शून्य वर्ग का तत्व है। Xe को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, Rn को रेडियो सक्रिय गैस कहते हैं। कौन सा पदार्थ विषैला निम्न में से विषैला है, कौन सा पदार्थ विषैला है निम्न में से, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HgCl2। यह उजला क्रिस्टलीय ठोस है जो प्रबल अभिकर्मक तथा यह विषैला यौगिक है। इसका प्रयोग साइफिल्स के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन है, यह कथन सही है। प्रोटीन CHO एवं N से बने होते हैं। अगला है एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 75%, दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करते हैं, उसने कुल मिलाकर 68% अंक हासिल किए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना है, तो 75% प्लस 86%, और तीसरा में मान लिया कि m% बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 68% होना चाहिए, क्योंकि तीनों का एवरेज जो है वो 68 लाया है। तो 161 प्लस m बराबर हो जाएगा 204। तो m बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 204 माइनस 161 बराबर हो जाएगा 43%। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 43%। 10 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपये प्रति लीटर दूध का क्या अनुपात होना चाहिए। पानी निःशुल्क जो कि उपलब्ध है, पानी 0 है, दूध 15 रुपये है, लाना कितना है 10 में है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, यानी हमारा जो अनुपात है 1:2 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr², यानी 4 गुना पाई गुना 5 के स्क्वायर बराबर 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके वास्तविक और समान मूल 3/5 है। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल होता है। यानी हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 3/5 प्लस 3/5 गुना x प्लस 3/5 गुना 3/5 इक्वल टू 0 होता है। जब इसे और सोल्व करेंगे तो होगा x² माइनस 6x/5 प्लस 9/25 इक्वल टू 0।
और सॉल्व करते हैं तो 25x² माइनस 30x प्लस 9 बराबर 0। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ABC और DF समरूप है तो CA और FD का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है ABC और DF जो है वो समरूप है, तो ये हो जाएगा AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा FD हो जाएगा। तो 6/16 बराबर CA बटा FD, तो हो जाएगा हमारे पास कितना 3/8, यानी 3:8। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 संख्या में से 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। उस असमान संख्या का चयन कीजिए। तो 65 अगर लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 4 के क्यूब प्लस 1। अगर 217 लिखा हुआ है तो 6 के क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। 28 को 3 के क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। 338 को 7 के क्यूब माइनस 5 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है असमान कौन सा है, वो है 338। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। प्याला, मेज, क्रॉकरी। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्रॉकरी में ही आता है, प्याला मेज अलग हो जाता है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगर बीच वाला प्याला हो जाएगा, ये क्रॉकरी हो जाएगा, और ये मेज जो है वो अलग ये हो जाएगा। रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के, मैंने विजय की कोई क्या है पत्नी के एकमात्र भाई, एकमात्र कोई भाई के पुत्र, के भाई के पुत्र की माँ जो है वो कौन है, वो रुक्मिणी है। तो रुक्मिणी के पति का विजय से क्या संबंध है, तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी, साला का। विजय के पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नीचे दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो 9 + 6, 9 + 6 एक बार करते हैं और एक उसमें गुना कर देते हैं 9 - 6, तो 9 × 6 15 हो गया, गुना 3 क्या हो जा रहा है 45 हमारे पास ये आ रहा है। उसी तरह 11 + 8 करेंगे, 11 - 8 करेंगे, 11 × 8 19 हो जाएगा, 11 कितना हो गया 2, तो 19 दूनी कितना 11 - 8 3 हो गया, तो 11 19 57 हो जाएगा। उसी तरह 8 + 3 करेंगे और गुना कर देंगे 8 - 3 से, तो 8 और 3 कितना हो गया 11, ये 5 हो गया, आंसर आ जाएगा 55। क्या हो जाएगा 55, आंसर होगा ए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, सही जवाब हो जाएगा ए, 11 त्रिभुज है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है, आंसर हो जाएगा बी, बाजार मूल्य से कम मूल्य। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गत मूल्य बाजार मूल्य से कम मूल्य दर्शाता है। वर्ष 1997 में भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वर्ष 1992 में महत्वपूर्ण सुधार किया गया था। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकृत नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यकता न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों में सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी को जीवोम कहा जाता है। किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः V1, V2 और V3 है। निम्न में से कौन सा संबंध जो है वो सही है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा संबंध सही है। तो सीधे धारावाही चालकता के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है वो μ0 Ni होता है। म्यू जहाँ पारगम्यता स्थिरांक है। अगर B1 I धारा के कारण जो B1 होगा वो μ0 Ni होगा। B2 2I धारा के कारण जो होगा B2 वो 2 μ0 Ni होगा। और B3 जो होगा 3I धारा के कारण B3 वो क्या होगा 3 μ0 Ni होगा। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1 है, यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है।
बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो आंसर जो हमारे पास है वो डी होगा। अगला प्रश्न है पी भी आर के बीच में सही संबंध क्या होगा। तो पी बराबर जो हम लोग जानते हैं वो भी आई और भी बराबर जानते हैं आई आर, तो आई बराबर होगा भी बटा आर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है इस आई के जगह पर रख देंगे, तो पी बराबर होगा भी इंटू भी बटा आर, यानी भी स्क्वायर बाई आर होगा। आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। अगर हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तब किस तरह रिएक्शन होगा, FeSO4 इंटू 7H2O को गर्म करेंगे तो FeSO4 प्लस 7H2O होगा, और उसके बाद हमें क्या करना होगा कि 2FeSO4 एक और रिएक्शन होगा इसे हीट करने पर, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये जो है Fe2O3 वही फेरिक ऑक्साइड है। आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उस पर क्या प्रभाव होगा। सही आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बढ़ता है। यदि किसी परिनालिका का इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलेनॉइड के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऊपर होता है, बढ़ता है। वह कुंडली जो सार्वत्रिक सरल रेखीय अक्ष के ऊपर अनेक वृत्ताकार फेरे लपेटकर बनाई जाती है उस कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अक्ष के समानांतर होता है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के संबंध में निम्न में कौन से सही है। यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसारित कर देगा, उत्तल दर्पण किरण पुंज को अभिसरित कर सकता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल जो है एक सही है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के संबंध में सही कथन है कि यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसारित कर देगा। नेक्स्ट है ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है। जहाँ भी विभवांतर आई चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा और आर प्रतिरोध है, इसका जो आंसर हो जाएगा आई बराबर भी बटा आर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। तत्व X किस समूह में स्थित होगा, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 18वें समूह में उपस्थित होगा। 18वें समूह के तत्व को शून्य समूह भी कहा जाता है। अगला है यदि कोई दुकानदार एक वस्तु को 6750 में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो अभिष्ट विक्रय मूल्य जो हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा, 6750 गुना 100 प्लस 10 बटा 100 माइनस 10 कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर कितना, 8250। आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। इसका ये डायरेक्ट फार्मूला है तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है सरिता ने 18,600 का ऋण लिया जिसका कुछ अंश 5% और शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर था। 4 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4800 रुपये भुगतान करना पड़ा। 2 अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों में कितना अंतर था। तो माना कि 5% उधार दी गई राशि जो था वो x था और 8% पे जो है वो राशि कितना है, वो राशि जो हो जाएगा 18,600 माइनस x हो जाएगा। अब क्या है कि कुल साधारण ब्याज जो प्रश्न में कर रहा है वो क्या होगा, P1 R1 T1 बटा 100 प्लस P2 R2 T2 बटा 100 हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना 4800 के बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो गया 4800, क्योंकि कुल साधारण ब्याज जो वो दिया है। अब बस इसे मान रख दीजिए, 4800 बराबर यहाँ हो जाएगा x गुना 5 गुना 4 बटा 100 प्लस 18,600 माइनस x गुना 8 गुना 4 अब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो ये 4800 बराबर होगा 20x प्लस 18,600 प्लस 32 माइनस 32x बटा 100। जब इसे पूरी तरह इस तरह सोल्व करते जाएगा तो x का जो मान आ जाएगा वो 9600 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9600। 8% पे उधार ली गई जो होगा 18,600 माइनस 9600 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9000 रुपया। तो दोनों का जो अंतर है, एक का जो आया है वो 9600 आया और एक का
9000। इन दोनों का अंतर कितना है? 600 का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दो स्टेशन ए और बी जो है कि बीच की दूरी 107 किलोमीटर है। 1.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन स्टेशन ए से बी के लिए 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। 10 मिनट बाद 1.2 किलोमीटर लंबी एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की तरफ 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी। माना कि x घंटा में पहली ट्रेन दूसरे को पार करेगी, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या? x गुना 90 प्लस x माइनस 10/60 गुना 100 बराबर हो जाएगा 107 प्लस दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेन की जो हो जाएगा वो लंबाई हो जाएगा। और इसे सिंपल करेंगे तो 90x प्लस 100x माइनस 50/3 बराबर 107 प्लस दोनों ट्रेन की लंबाई 1.8 प्लस 1.2 बराबर कितना हो जा रहा है? 110 हो रहा है। इसे और सोल्व करेंगे तो 190x बराबर हो जाएगा 110 प्लस 50/3, ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा कितना? 380/3। x बराबर हो जाएगा 380/3 गुना 190 घंटा बराबर हमारे पास जो आ जाएगा कितना? इसे करिएगा सोल्व तब। उसके बाद अभिष्ट दूरी पार करने में लगा 90x, तो 90 गुना 2/3 कर देंगे, 60 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 गुना 2/3 ये हो जाएगा 60 किलोमीटर। अभिष्ट दूरी बिंदु ए से कितना है? 60 माइनस ट्रेन की लंबाई भी, तो 60 माइनस 1.8 बराबर 58.2 किलोमीटर। कितना है? 58.2 किलोमीटर। आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन सी, ना कि आप जल्दी में 60 किलोमीटर टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, एक कक्षा में दो बैच ए और बी है। बैच ए में 44 छात्र, बैच बी में 56 छात्र। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम तो बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण कक्षा के औसत भार बराबर हो जाएगा 44 गुना 43 प्लस 39 गुना 56/44 प्लस 56। सीधे सीधे निकालिएगा 40.76 आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो संख्याओं का लघुत्तम समबार 252 और महत्तम समवर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? माना कि संख्या क्या है? 12a और 12b है। 12a माइनस 12b बराबर कह रहा है कि 48 है, तो a माइनस 4 बराबर हो जाएगा, a माइनस b बराबर हो जाएगा 4, a माइनस b बराबर 4, इक्वेशन 1 आ गया। अब 12a और 12b का एलसीएम दिए हुए कितना? 252 है, तो 12ab बराबर है 252, तो ab बराबर कितना हो जाएगा? ab बराबर हो जाएगा 21। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से a और b निकल जाएगा कितना? तो ये निकल जाएगा 7 और 3। तो दोनों संख्याओं का योगफल बराबर जो होगा वो 12 गुना a प्लस b यानी 12 गुना 10 बराबर 120। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अजय अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है? पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और एक दुकान पर रुकता है। उस दुकान से अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसे अब किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? सभी मोड़ जो है वो 90 डिग्री है। अगर यहाँ से पहुँचने के लिए यहाँ तक है तो ये क्या है? इधर चलना चाहिए। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उत्तर और पश्चिम की ओर। कथन एवं धारणाएं हैं। सड़क निर्माण कार्य के कारण सड़क एक्स के सभी वाहनों को एयरपोर्ट रोड पर मोड़ा जा रहा है। धारणा, एयरपोर्ट की ओर जाने वाली मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम है। दूसरा, उड़ानों को पुनर्निर्धारित किया जा रहा है क्योंकि लोग समय पर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न तो एक धारणा और न ही 2 निहित है। नेक्स्ट है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए विद्यार्थियों को एक सीधी पंक्ति में पी का स्थान पंक्ति के बाएं सिरे पे 32वां है। बाएं सिरे से जो है वो क्या है? 32वां है और पंक्ति के दाएं सिरे से 47वां है। अगर बायां से देखा जाए तो ये 32वां स्थान पे है और इधर से देखा जाए तो 37वां स्थान है। पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? तब 32 अब प्लस 47 जोड़ दीजिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना? 78।
ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी। तर्क है वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य कम कर दिया था। अनुमान अगली बार कीमत और कम होगी, पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल अनुमान 2 जो है वो निहित है, तभी वो आधार मूल्य कम किया है क्योंकि पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी। युक्ति और पूर्व धारणा। निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। पूर्व धारणाएं। सरकारी कर्मचारी आगंतुक की मदद करना चाहता है, सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ पाने की आशा रखता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पूर्व धारणा 2 जो है वो अंतर्निहित है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, द नेशनल डाइट। क्या कहा जाता है? द नेशनल डाइट कहा जाता है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, और इसका आंसर हो जाएगा ये यांगत्से। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगत्से है। विश्व की सबसे लंबी नदी अगर की बात करें तो कौन सा नदी है? नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। अब विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन नदी है, और इसकी लंबाई कितना है? 6400 किलोमीटर, और तीसरी यांगत्से है। इनमें कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। हीलियम तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है। हीलियम तत्व प्रकृति में एकल परमाणु के रूप में मौजूद होते हैं। किसी तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी, थर्ड और एक, यानी अवक्षेप बनते हैं और रंग बदल जाता है। डुब्राइनर के त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया था? आंसर हो जाएगा सी, समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में ये लिखा गया था। डुब्राइन ने अपने त्रिक के नियम में कहा था कि त्रिक में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का अंकगणितीय माध्य उस त्रिक में दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग जो होता है वो बराबर होता है। वह केवल 3 त्रिक ही खोज सका। वर्गीकरण के सभी जो है तत्वों पर लागू नहीं किया जा सकता, ये सीमाएं था डुब्राइन के। यह बहुत कम या अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू नहीं होता था। अगला है सल्वो और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेप्थलीन की गोलियां खाली स्थान से प्राप्त होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलतार से। सल्वो और अन्य कीटों के प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेप्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त होती है। नेप्थलीन ठोस हाइड्रोकार्बन है। नेप्थलीन का उपयोग ऊनी और रेशमी वस्त्रों के कीड़ों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। अगला है श्वसन के दौरान निम्न में कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट। श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल और पाइरुवेट 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या होता है? रंध्र। किशोर आयु में प्रवेश करने वाले बच्चे, लड़कों और लड़कियों में इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शरीर के सभी हिस्सों में बालों की वृद्धि दिखाई देती है, वह दृष्टिगोचर नहीं होता है। यौवनावस्था के पश्चात लड़कों एवं लड़कियों में निम्न परिवर्तन होता है। अगर लड़कियों की बात करें तो 22 जनन अंगों तथा स्तनों का विकास प्रारंभ होता है। अंडोत्सर्ग तथा मासिक दर प्रारंभ हो जाता है। स्वर मधुर और तीव्र हो जाता है। बगल, जननांगों आदि के पास बाल उग जाते हैं। अगर लड़कों की बात करें तो वृषण कोष तथा शीशन के आकार में वृद्धि हो जाती है। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। अस्थियां और पेशियां मजबूत तथा कंधे चौड़े हो जाते हैं। जननांगों के पास बगल आदि में बाल उग जाते हैं। ये सब जो है यौवनावस्था के पश्चात ये सब परिवर्तन होता है। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त कणिकाएं रक्त के थक्का जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होते हैं। यदि प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में बहुत कम हो जाती है तो प्लेटलेट्स आपस में चिपक जाते हैं। इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इस रोग में शरीर के आंतरिक अंगों में रक्त का स्राव होने लगता है। रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है। अगला है बोर्ड मास का प्रश्न है। थोड़ा इसमें रिकरिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है और बताया गया है कि मान क्या होगा। अगर रिकरिंग की बात करें तो ये 89/99 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये 98 - 9 बटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप इसे सोल्व कर दीजिएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 49/18।
किसी त्रिभुज के कोणों का माप 8x माइनस 15 डिग्री, 6x माइनस 11 डिग्री और 4x माइनस 10 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा? तो सभी कोणों का योग जोड़ के क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। जब इसे जोड़ के 180 की जगह, तो ये हो जाएगा 18x माइनस 36 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 18x बराबर हो जाएगा 216 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 216 बटा 18 बराबर 12। x का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 21 सेंटीमीटर के आधार त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु से 5 मिमी त्रिज्या के कितने छोटे छोटे ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तभिष्ट गोलों की संख्या बराबर शंकु का आयतन बटा गोले का आयतन। तो शंकु का 1 बटा 3 पाई गुना 21 गुना 21 गुना 30 बटा कर देना है कितना? 4 बटा 3 पाई गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो होगा 21 गुना 30 बटा 4 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 बराबर 26,460। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि AC बराबर 8.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर और PAB पर एक बिंदु इस प्रकार है कि CP बराबर जो है वो कितना है? वो 11.2 सेंटीमीटर और कोण ACP बराबर कोण B है, तो BP की लंबाई क्या होगा? इस तरह के त्रिभुज एक दिया हुआ है जहाँ ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पर जो ये डाला गया है वो ये P है, ये अगर x है, ये y है, इसे थीटा मान लेते हैं। ये 8.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है कितना? 11.2 सेंटीमीटर। ये हो गया थीटा, यहाँ भी ये थीटा हो गया, ये P है, x है और y है। अब AC बराबर 8.4 और CP बराबर 11.2 सेंटीमीटर और BC बराबर जो दिया हुआ होगा BC वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हो जाएगा ट्रायंगल ABC बराबर ट्रायंगल ACP। त्रिभुज ABC सर्वागसम या समरूप है त्रिभुज ACP, क्योंकि A समरूपता है, तो BC बटा CP बराबर हो जाएगा AC बटा AP बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा AC। अब आइए मान रखते हैं 14 बटा 11.2 बराबर 8.4 बटा x बराबर x प्लस y बटा 8.4। जब 14 बटा 11.2 बराबर 8.4 बटा x हो, x का मान जो हो जाएगा वो 6.72 हो, और कह रहा है कि जब 8.4 बटा x बराबर x प्लस y बटा 8.4 हो, तो क्या होगा? 8.4 बटा 8.4 बटा 6.72, क्योंकि हमारे पास ये निकल के आ गया, बराबर हो जाएगा 6.72 प्लस y बटा 8.4। यहाँ से y का मान आ गया 3.78, यानी हमारे पास जो आ गया BP की लंबाई पूछ रहा है B और P के, तो ये y के निकल गया 3.78। आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो 8 से अगर हम भागा देते हैं कितना में? 8127 में, तो शेषफल जो बचेगा वो 7 बचेगा। क्रम में दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करें, इसमें से भिन्न का चयन करें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? B हो जाएगा। क्या विद्यार्थियों में मोबाइल फ़ोन का उपयोग परीक्षा के कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है? इस वर्ष परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता की संख्या अधिक है। मोबाइल फ़ोन से हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न के उत्तर देने के लिए न तो विकल्प 1 और न ही विकल्प 2 पर्याप्त है। अगला है कि यदि 15 मई 2001 को मंगलवार है तो 11 जून 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर क्या है, 15 मई 2001 से 15 मई 2013 तक के विषम दिनों की संख्या कितना होगा? तो 9 साधारण वर्ष है और प्लस 3 जो है लीप वर्ष है, तो 3 गुना 2 बटा कितना हो जाएगा 7, यानी 1 विषम दिन आ रहा है। कितना दिन? 1 विषम दिन, यानी 15 मई से लेके हमारे 15 मई 2013 के कौन सा दिन हो गया? 1 विषम दिन हो गया। अब उसको 11 जून तक लेना है, निकालना है, तो 11 जून तक कितना हो जाएगा? 16 इधर प्लस 11 इधर 7 इधर 6 दिन आ गया। अब टोटल उधर 1 विषम दिन और 6 इधर विषम दिन, कितना हो गया? 7 अब बटा 7 बराबर
0 दिन, यानी एक भी विषम दिन नहीं आया है। तो ये मंगलवार था, इसमें 0 जोड़ देंगे तो भी क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न चित्रों को वह चित्र चुने जो अन्य से भिन्न है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 98 की अगर बात करें तो एक दिया हुआ है श्रृंखला, इसके अनुसार कथन के अनुसार हम देखेंगे तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म का नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा डी, आला मारा। क्या था, आला मारा। आला मारा फिल्म के निर्देशक जो थे वो अर्देशीर ईरानी थे। फिल्म राजा हरिश्चंद्र वर्ष 1913 में बनी, भारत का प्रथम मूक फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता निर्देशक थे दादा साहेब फाल्के। निम्न में कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्थापना हुआ है। अब ब्रेटन वुड्स से संस्थानों से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक है। यह था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।